जी, आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। प्रीवियस लेक्चर में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए। जी हाँ, एक कंसेप्ट है रिलेशनशिप वाला, रिलेशनशिप बिटवीन फिस्कल डेफिसिट एंड नेशनल डेट। नेशनल डेट उस डेट को कहते हैं जो गवर्नमेंट ने लिया हो, ठीक है, और पब्लिक डेट वो है जो गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों का कलेक्टिव हो। जो नेशनल डेट है उसका और फिस्कल डेफिसिट का रिलेशनशिप क्या है? सिंपली जो फिस्कल डेफिसिट है ये अगर ज्यादा होता जाएगा, जाहिर है इसको फिल करने के लिए गवर्नमेंट को बोरिंग करना पड़ेगी। तो दोनों में एक तरह से डायरेक्ट रिलेशनशिप है। जैसे जैसे फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगा नेशनल डेट भी बढ़ता जाएगा। तो कहते हैं इन शॉर्ट, नेशनल डेट बेसिकली आपके फिस्कल डेफिसिट जितने भी हैं उनका एग्रीगेट है, अनलेस कि आपने उनमें से कुछ रीपे भी कर दिया हो। तो जैसे जैसे फिस्कल डेफिसिट इंक्रीज होगा नेशनल डेट भी इंक्रीज होगा। यह है रिलेशनशिप दोनों का। चैप्टर 10 का लास्ट कंसेप्ट यही था जी। और कोई क्वेश्चन? जी, क्वेश्चन नंबर 4। Question 4. What is meant by term budget surplus and budget deficit? Differentiate government deficit from government debt. एक तो डेफिसिट और डेट में वही फर्क है, ठीक है। डेफिसिट इंक्रीज होगा तो इससे डेट भी इंक्रीज होगा। डेफिसिट का मतलब करंट रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर का क्या डिफरेंस है, ठीक है। करंटली अगर गवर्नमेंट का, पहले देखते हैं बजट सरप्लस। बजट है गवर्नमेंट के एस्टिमेटेड रेवेन्यू और रिसीट्स का रिकॉर्ड। अगर गवर्नमेंट का जो एस्टिमेटेड रेवेन्यू ज्यादा हो, एस्टिमेटेड पेमेंट्स या एक्सपेंडिचर कम है, रिसीट्स या रेवेन्यू ज्यादा, पेमेंट्स या एक्सपेंडिचर कम, इसे कहते हैं बजट सरप्लस में। अगर रिसीट्स या रेवेन्यू कम है, पेमेंट्स या एक्सपेंडिचर ज्यादा है, इसे कहते हैं डेफिसिट। और अगर दोनों इक्वल हों, इसे कहते हैं बैलेंस, बजट बैलेंस है। अब नेक्स्ट, डेफिसिट और डेट का क्या फर्क है? जितना ज्यादा डेफिसिट होगा, फिस्कल डेफिसिट, गवर्नमेंट डेफिसिट, जितना ज्यादा डेफिसिट होगा गवर्नमेंट का डेट भी उतना ही ज्यादा इंक्रीज होता जाएगा, क्योंकि इस डेफिसिट को फिल करने के लिए गवर्नमेंट को बोरिंग की जरूरत पड़ेगी। जी, क्लियर हो गया मेरे भाई क्वेश्चन? और की क्वेश्चन? और की क्वेश्चन नहीं? आज का लेक्चर स्टार्ट करें। आज हम फ्रेश चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर 11, जो रिलेट करता है मनी से। इसमें आज 3 कंसेप्ट्स हम सीखने जा रहे हैं और तीनों कंसेप्ट्स इजी हैं। आज के लेक्चर में कोई टेक्निकल थ्योरी शामिल नहीं है। ये चैप्टर 11 थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन इसमें 1-2 कंसेप्ट्स के अलावा बाकी कंसेप्ट्स इजी सिंपल कंसेप्ट्स हैं। सबसे पहला कंसेप्ट जो हमने सीखना है वो है बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम क्या होता है और क्यों मनी की जरूरत पड़ी, पैसों की जरूरत पड़ी। फिर 4 फंक्शंस ऑफ मनी, फंक्शंस क्या है मनी के, और करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मनी, एक अच्छे मनी सिस्टम में क्या करेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। सबसे पहले तो ज़हन में रखें मनी का मतलब क्या है। इसका मतलब है वो पैसे जो आपकी जेब में पड़े हुए हैं, ठीक है। वो कैश भी हो सकता है, वो कॉइन्स भी हो सकते हैं, इवन जो आपके बैंक में आपने पैसे जमा करवाए हुए हैं वो भी मनी की डेफिनेशन में कवर होते हैं, ठीक है। जो आपके प्राइस बॉन्ड्स हैं वो भी मनी की डिफरेंट डेफिनेशंस है, डिफरेंट लेयर्स हैं मनी की। तो ये सारी चीजें जिन्हें हम दूसरी चीजों को खरीदने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ये मनी कहलाते हैं। कहते हैं जब मनी सिस्टम नहीं था दुनिया में, तो उस वक्त जो सिस्टम चल रहा था वो था बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम का मतलब, उस वक्त कोई करेंसी नोट नहीं होते थे, कोई कॉइन्स नहीं होते थे। बार्टर सिस्टम में क्या होता था, लोग एक दूसरे के साथ खरीदो फरोख्त करते थे, ट्रेड करते थे, लेकिन कैसे? एक्सचेंज करते थे गुड्स की। कैसे?
फॉर गुड्स, गुड के बदले में गुड्स। ठीक है, एक चीज खरीदी, दूसरी चीज जो है वो बेच दी, मतलब ट्रांजैक्शन कर लिया, एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स। लेकिन इसमें कुछ प्रॉब्लम्स होती थी। सबसे पहली प्रॉब्लम लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। आपको ढूंढना पड़ता था कि वो कौन सा बंदा है जो कि सिमिलर नीड्स रखता है, जिसके साथ आप एक्सचेंज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे फर्ज कीजिए कि उस बार्टर सिस्टम में जब पैसे नहीं होते थे, एक बंदे के पास गाय है, अब वो उसका दूध जो है, गाय भैंस का दूध जो है वो एक्सचेंज करना चाहता है, उसका दिल कर रहा है अंडे खाने को। अब जिसके पास अंडे हैं उसके पास जाएगा, अब जरूरी तो नहीं जिसके पास अंडे है उसका उस दिन दूध पीने को दिल भी कर रहा हो। तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स मिसिंग होता था। अब उसको एक तो ढूंढना पड़ता था, अगर कोई बंदा मिल भी जाए तो हो सकता है उसकी वो सिमिलर नीड्स ना हो। तो बार्टर सिस्टम में प्रॉब्लम्स क्या आते हैं? लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। ये समझ आ गया कि हम जो चीज एक्सचेंज करना चाहते हैं जरूरी नहीं अगली पार्टी उस चीज को रिसीव भी करना चाहे। नेक्स्ट, लैक ऑफ स्टैंडर्ड टू डिसाइड रेट ऑफ एक्सचेंज। फर्ज कीजिए वो बंदा हमें मिल गया, उसने कहा ठीक है मैं अंडे के बदले में दूध लेने को तैयार हूं, लेकिन कहने लगा भाई मेरे अंडे तो बहुत कीमती हैं, ठीक है ये तो एक अंडे के बदले में 2 किलो दूध दूंगा मैं। अब दूसरी तरफ हो सकता है जिसका दूध है वो कहे नहीं भैया ये दूध जो है ये ज्यादा कीमती है, 1 किलो के बदले में दर्जन अंडे लूंगा मैं। तो उनके दरमियान में चूंकि कोई स्टैंडर्ड मैकेनिज्म नहीं है रेशियो ऑफ एक्सचेंज डिटरमिन करने के लिए, तो ये भी प्रॉब्लम अराइज होती थी। उन्हें फिर आपस में बहुत ज्यादा निगोशिएशंस करना पड़ते थे। तो ये हाँ बैठ के बात करना पड़ते थे, ठीक है, और बातचीत में सुबह से शाम हो जाती थी। लैक ऑफ स्टैंडर्ड टू डिसाइड रेट ऑफ एक्सचेंज। ये समझ आया कि रेट ऑफ एक्सचेंज गुड्स किस रेशो से एक्सचेंज होंगी ये डिसाइड नहीं हो पाता था, स्टैंडर्ड नहीं था कोई। वो हर ट्रांजैक्शन के बाद जो है वो नेक्स्ट डे में, अगर वही ट्रांजैक्शन नेक्स्ट डे में भी करनी है आपको दोबारा से निगोशिएशन करनी पड़ती थी। कोई स्टैंडर्ड सिस्टम नहीं था जो बता सके कि दूध का क्या रेट है और अंडों का क्या रेट है और ये किस रेशो से एक्सचेंज होंगे। तीसरी प्रॉब्लम, लैक ऑफ स्टोरिंग और सेविंग। आप स्टोर नहीं कर सकते थे मनी को, ठीक है, यानी बाज़ औक़ात ऐसा होता था कि कोई एक बंदा जो कबीले का सरदार है उसके पास 10 गाय हैं, वो रात को सोया और सुबह देखा उसकी सारी दौलत मर चुकी होती थी। रात को की बीमारी आई, गाय सारी मर गई, ठीक है। तो दौलत को स्टोर करना, सेव करना भी मुश्किल होता था, ठीक है। ज्यादा बारिश है, सैलाब आया, सारी दौलत उसकी बह गई सैलाब में, ऐसे भी होता था। दौलत को स्टोर या सेव नहीं किया जा सकता था मनी को। फिर इसके बाद लैक ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ गुड्स। अब वो बंदा जिसके पास हम गए कि भैया दूध ले लो और अंडे दे दो, उसने कहा नहीं भाई आज मेरा दूध पीने को नहीं, आज तो मेरा गोश्त खाने को दिल कर रहा है, तो तुम ऐसा करो अपनी गाय की एक टांग काट के मुझे दे दो। अब बताइए क्या हम अपनी गाय को डिवाइड कर सकते हैं? हाँ क्या भाई गाय की टांग कट गई तो कैसे लेके जाएंगे उसको वापस, कंधे पर उठा के थोड़ी लेके जाएंगे। तो सारे, अब देखिए उसके अंडे डिविजिबल हैं, 1 ले ले, 2 ले ले, 3, 4 ले ले, लेकिन जो गाय है वो डिविजिबल तो नहीं है। तो कुछ गुड डिविजिबल नहीं होते थे, उनको फिर एक्सचेंज करने में भी प्रॉब्लम होते थे। तो ये हमारी कुछ प्रॉब्लम्स है बार्टर सिस्टम में। इमेजिन कीजिए अपने आप को उस दौर में, वो पत्थर वाले जमाने में, तो तब आपको ये प्रॉब्लम सही समझ आएगी क्या प्रॉब्लम है। अभी तो सुन सुन के हंस रहे हैं ना आप, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स थे। लेकिन इसके बावजूद इकोनॉमिस्ट ये कहते हैं कि स्टिल कि बार्टर ट्रेड इज स्टिल बेटर देन नो ट्रेड, कि ट्रेड बिल्कुल ही ना हो उससे तो बहरहाल बेहतर ही है, हाँ उससे बेहतर है, वरना इसमें प्रॉब्लम्स हैं। ठीक, अब चलते हैं आगे। प्रॉब्लम्स हैं तो क्या इसके हल के लिए कोई उपाय भी सोचना चाहिए? बिल्कुल सोचना चाहिए, हाँ बिल्कुल। अब उपाय क्या निकाला उन्होंने? उन्होंने कहा जी ऐसा करते हैं, कोई ऐसा सिस्टम लेके आते हैं जिसमें हर वो एक चीज इजाद करते हैं ऐसे ही जो हर चीज को खरीदने बेचने के लिए इस्तेमाल की जाए। एक चीज इजाद करते हैं जिसे बाकी की दूसरी हर चीज खरीदने और बेचने के लिए इस्तेमाल किया जाए, यानी उसे मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पे यूज किया जाए। किस लिए? जमाने में ऑयल को, एप्पल्स को, एनिमल्स को भी इवन मनी के तौर पे यूज किया जाता है। यानी मनी का मतलब ये है जे
गधे को? नहीं, गधे को तो मुझे नहीं पता, ये आप ही बताएंगे। तो मनी की दो टाइप्स, कमोडिटी मनी, फिएट मनी। कमोडिटी मनी क्या है कि आपने किसी फिजिकल चीज को एज मनी यूज किया और उस फिजिकल चीज की अपनी भी कोई वैल्यू है, इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब मनी में हर कमोडिटी को यूज किया जा सकता है। कोई भी कमोडिटी का मतलब चीज जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस है। गाय भैंस को भी एज मनी यूज किया जा सकता है, वो भी कमोडिटी है तो कमोडिटी। ऑयल को यूज किया जा सकता है, सिल्वर को, गोल्ड को यूज किया जा सकता है। तो ये है कमोडिटी मनी। कमोडिटी मनी का कंसेप्ट बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव है। आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने रियलाइज किया, उन्होंने कहा हमने कमोडिटी मनी में हर चीज को डाल दिया है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो ड्यूरेबल हैं, कुछ ऐसी हैं जो ड्यूरेबल नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो गाय भैंस एनिमल्स को एज मनी यूज करते हैं, वो तो कुछ अरसे के बाद मर जाते हैं, तो बैठे बैठाए एक बंदे का अच्छा खासा नुकसान हो जाता है। ऑयल को कमोडिटी के तौर पे यूज करे, हो सकता है हादसाती तौर पे ऑयल गिर जाए, उसकी तो सारी दौलत जाया हो गई। तो हमें कोई मनी सिस्टम में ऐसा चेंज लाना चाहिए कि मनी तो हो लेकिन कमोडिटी मनी नहीं, वो पायदार किस्म की मनी हो। कमोडिटी मनी में तो हर तरह की मनी आ जाती है, किसी भी कमोडिटी को यूज कर ले। तो फिर कंसेप्ट आया मेटेलिक मनी को यूज करें, यानी मनी के तौर पे किसको मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज करना है, सिर्फ किसी ना किसी मेटल को, मेटेलिक मनी। तब वो अशरफी, दिनार, दिरहम वाला कंसेप्ट आया, वो मेटेलिक मनी में बेस कर रहा था। मेटेलिक मनी में सिर्फ और सिर्फ मेटल को हम यूज करते हैं एज मनी। सबसे बड़ी एग्जांपल गोल्ड और सिल्वर को, ठीक है, एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज करते हैं। इसका फायदा ये होता है कि इसकी अपनी भी एक वैल्यू है, अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू है। इसका नुकसान ये होता है कि अगर आप मनी इंक्रीज करना चाहते हैं, सप्लाई ऑफ मनी अपने इलाके में बढ़ाना चाहते हैं, आपको वो एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, जमीन से खोदाई करके ये धातों को ढूंढना पड़ेगा। अगर धातें मिलती है, मेटल मिलता है, तभी आप मनी सप्लाई इंक्रीज कर सकेंगे, वरना नहीं कर सकेंगे। तो मेटेलिक मनी का फायदा भी है, नुकसान भी। फायदा क्या है, इसकी अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब क्या, अपनी इटसेल्फ वैल्यू, ठीक है। इट्स जैसे सोना है, सोने को मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पे भी यूज कर सकते हैं, उसकी अपनी भी एक वैल्यू है। आपके पास वो 5 रुपए वाला कॉइन है, सिक्का है आपके पास, उसकी वैल्यू कितनी है, लेकिन अगर आप उसको पिघला दें, उससे धात बनेगी, उसकी अपनी इटसेल्फ भी एक वैल्यू है। ये है इंट्रिंसिक वैल्यू। आपके पास 100 रुपए का नोट है, उसकी वैल्यू 100 रुपए है। 100 का नहीं, कभी देखा नहीं आपने, अच्छा 10 का, उसकी अपनी इटसेल्फ वैल्यू है। लेकिन किस वजह से है, गवर्नमेंट ने ऑर्डर किया हुआ है कि 100 रुपए के बदले में 100 रुपए की चीजें एक्सचेंज होगी। अगर आप उसको एज मनी नहीं, एज पेपर यूज करना चाहे, उसकी कोई वैल्यू है, कोई वैल्यू है तो वो कागज का टुकड़ा, वो तो गवर्नमेंट ने ऑर्डर किया हुआ है ना, गवर्नमेंट के ऑर्डर की वजह से उसकी वैल्यू है 100 रुपए। गवर्नमेंट आज कहते हैं 100 रुपए का ये पुराना नोट कैंसिल, नया नोट छपेगा, ये पुराने नोट की 1 टके की वैल्यू नहीं होगी, ठीक है, कुछ वैल्यू नहीं होगी। इसीलिए इसे कहते हैं फिएट मनी, जिसकी अपनी कोई वैल्यू नहीं होती और जिसकी अपनी कोई इटसेल्फ वैल्यू होती है, उसे क्या कहते हैं, कमोडिटी मनी। कमोडिटी मनी और मेटेलिक मनी में क्या फर्क है, कमोडिटी मनी में बहुत सी तरह की टाइप्स ऑफ मनी आ जाए, मेटेलिक भी और नॉन मेटेलिक दूसरे भी, और मेटेलिक मनी में सिर्फ मेटल, गोल्ड, सिल्वर वगैरह। अच्छा, अब गवर्नमेंट ने कहा, अब ये वो सैकड़ों साल पहले वाले मेटेलिक मनी एग्जाम्पल, ये तो वो है ना पत्थर के जमाने में, हाँ 2000 साल पहले, ये है मेटेलिक मनी, ये 1000-1200 साल पहले, ठीक है। अब इसके बाद कंसेप्ट आया गवर्नमेंट का, ये 50-60-100 साल पहले गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि अच्छा मेटेलिक मनी नहीं, कोई पीस ऑफ पेपर होना चाहिए, मनी को मेटेलिक फॉर्म में नहीं बल्कि पीस ऑफ पेपर, क्योंकि ये ड्यूरेबल थी, ये इसमें तो बहुत सी चीजें ड्यूरेबल भी नहीं थी ना, ये ड्यूरेबल थी, इसको कैरी करना मुश्किल था, भारी थी बिल्कुल, इसमें ट्रांसपोर्टेबिलिटी नहीं थी, ड्यूरेबिलिटी थी,
ट्रांसपोर्टेबिलिटी नहीं थी। गवर्नमेंट ने कहा अच्छा क्या करें इसका, उन्होंने फैसला किया पीस ऑफ पेपर प्रिंट करवा, करेंसी नोट प्रिंट करवाते हैं। लेकिन करेंसी नोट आज से कोई 40, 50, 60 साल पहले जब करेंसी नोट प्रिंट होते थे तो बैक एंड पे गवर्नमेंट ने कुछ ना कुछ रिजर्व के तौर पे गोल्ड को रखा होता था कि अगर फर्ज कीजिए हमने 100 अरब रुपए के नोट छापने हैं तो बैक एंड पे 10 अरब, 15 अरब, 20 अरब, ये गवर्नमेंट डिसाइड करती थी रेशो क्या होगी, इतने का गोल्ड रखा होता था। इसे कहते थे कमोडिटी बैग्ड मनी, यानी कमोडिटी नहीं है, कमोडिटी है पीस ऑफ पेपर, कमोडिटी तो नहीं है ना, कोई चीज तो नहीं है ना, पीस ऑफ पेपर है, लेकिन इसके बैक एंड पे कमोडिटी रखी हुई है गोल्ड। इसमें इटसेल्फ मेटेलिक मनी और कमोडिटी बैग्ड मनी में फर्क क्या है, इसमें इटसेल्फ मेटल यूज होता था सेल परचेज करने के लिए, इसमें मेटल नहीं करेंसी यूज हो रही है, नोट्स यूज हो रहे हैं, लेकिन बैक एंड पे गोल्ड रखा हुआ। इसका फायदा ये एक कंट्रोल रखने के लिए कि गवर्नमेंट अनलिमिटेड जो है वो करेंसी ना छापने शुरू कर दे। लेकिन फिर गवर्नमेंट ने जब सोचा कि भाई ये तो हमारे ऊपर बड़ी पाबंदी लग गई है, गवर्नमेंट ने कमोडिटी बैग्ड मनी का कंसेप्ट खत्म कर दिया। अब दुनिया में कमोडिटी बैग्ड मनी का कंसेप्ट वो क्या, वो कहता है गवर्नमेंट की मर्जी है, चाहे जितने मर्जी करेंसी नोट छापते रहे। ठीक है, जिम्बाब्वे में आपने देखा होगा उसमें 10 डॉलर का एक नोट भी था, और आप वो कोई 100-200 नोट्स इकट्ठे करके 10 करोड़ डॉलर के आप, और ये डॉलर जिम्बाब्वे का डॉलर है, यूएस डॉलर नहीं है, वो दुकान पे जाते थे एक अंडा लेके आते थे। ठीक है, क्योंकि करेंसी नोट ज्यादा छापने से हमने बढ़ा हुआ है, वो इन्फ्लेशन बढ़ जाते हैं। तो गवर्नमेंट जो है अब अगर बैक एंड कमोडिटी बैग्ड मनी वाला कंसेप्ट होता, उन्हें तो ज्यादा नोट छापने के लिए अपना गोल्ड को बढ़ाना पड़ता। तो गवर्नमेंट अब कमोडिटी बैग्ड मनी का कंसेप्ट नहीं है, कमोडिटी मनी का कंसेप्ट भी खत्म हो गया, ये हजारों साल पहले की बात है। ये मेटेलिक मनी का कंसेप्ट सैकड़ों साल पहले की बात है, ये भी खत्म हो गया। कमोडिटी बैग्ड मनी ये 50, 60, 70 साल पहले की बात है, ये भी खत्म हो गया। अब कौन सा कंसेप्ट है, फिएट मनी का। फिएट मनी का क्या होता है, इसमें सिर्फ करेंसी नोट होते हैं, उनकी अपनी इटसेल्फ कोई वैल्यू नहीं होती, नो इंट्रिंसिक वैल्यू। किस वजह से उनकी वैल्यू बनी होती है, गवर्नमेंट के ऑर्डर की वजह से, कि गवर्नमेंट ने कहा था पाकिस्तान में ये करेंसी नोट चलेगा और ये लाल रंग का नोट है, इसकी वैल्यू है 100, और हाँ, और जो 50 उसकी वैल्यू ये है, गवर्नमेंट ऑर्डर की वजह से वैल्यू होती है। अच्छा, फिएट मनी में दो कंसेप्ट है, एक पेपर मनी, पेपर मनी की इटसेल्फ कोई वैल्यू नहीं होती, गवर्नमेंट ने कहा हुआ आपकी जेब में 100 का नोट, 50 का नोट, ये पेपर मनी। इस वक्त आप जिस एज में, जिस जनरेशन में जिंदगी गुजार रहे हैं, इसमें पेपर मनी ज्यादा चल रही है, लेकिन अनकरीब ये भी खत्म हो जाएगी और ये रिप्लेस हो जाएगी किसके साथ, बैंक मनी के साथ। बैंक मनी से क्या मुराद है, एटीएम कार्ड, चेक, ऑनलाइन डेबिट का कार्ड, ऑनलाइन पेमेंट्स। अब अनकरीब जो है अगले आप देखेंगे 10-15 साल में ये करेंसी नोट जो है ये आपको किसी किसी के पास नजर आएंगे। ठीक है, बिल्कुल, और रिप्लेस हो जाएगा ये ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू, मोबाइल बैंकिंग के थ्रू। आपके जो इजी पैसा, जैज कैश वगैरह है, ये बेसिकली बैंक, ये रिप्लेसमेंट ऑफ पेपर मनी है ये। हाँ, ये बैंक मनी कहलाती है जी। एवोल्यूशन ऑफ मनी क्लियर हुआ, इसे कहते हैं एवोल्यूशन ऑफ मनी, यानी मनी कितने फेजेस से गुजर के तो आज किस स्टेज पे है। आज हम बेसिकली बैंक मनी स्टेज पे, कॉम्बिनेशन है, पेपर मनी भी यूज होती है, बैंक मनी भी, दोनों यूज होते हैं। ठीक है, लेकिन ये फिएट मनी है। कमोडिटी मनी का कंसेप्ट रिप्लेस हो चुका है, लेकिन एग्जाम में जाहिर है वो हमसे पूछ सकता है कि बताइए कमोडिटी बैग्ड मनी में और कमोडिटी मनी में क्या फर्क है, या मेटेलिक मनी के एडवांटेजेस बताइए, डिसएडवांटेजेस बताइए। तो हमें कंसेप्ट पता नहीं, कंसेप्ट क्लियर हो गया जी जी। क्रिप्टो करेंसी नहीं, वो हमारे सिलेबस से बाहर है। क्रिप्टो करेंसी वो उसे गवर्नमेंट ओन नहीं करती, नॉर्मली वो इलीगल मनी है। ठीक है, इलीगल, उसमें फ्रॉड वगैरह बड़े होने के चांसेस होते हैं। तो क्रिप्टो करेंसी जो है वो हमारे पार्ट नहीं है सिलेबस का। आगे चलते हैं, मनी के फंक्शंस क्या है, रोल क्या है। देखें, कोई हमसे पूछे मनी के फंक्शंस क्या है, हम कहेंगे भैया जो प्रॉब्लम थी बार्टर सिस्टम में
वही फंक्शन होने चाहिए मनी के। भाई असूली तौर पे देखे होने चाहिए कि नहीं? भाई मनी को किस लिए इंट्रोड्यूस किया गया था? ताकि ये प्रॉब्लम जो बार्टर सिस्टम में फेस करते हैं वो ना हो। तो हम देखेंगे कि क्या वही प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन है फंक्शन में या कुछ और है। सबसे पहले कह रहे हैं मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी को किस लिए हम यूज करते हैं? मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पे। यानी पहले हम चीज के बदले में चीज ढूंढना मुश्किल होता था, कौन सा बंदा जो है वो हमारी सिमिलर नीड के साथ एक्सचेंज करना चाहता है। अब हम क्या करते हैं? सिंगल मनी को। अब अगर फर्ज कीजिए वो दूध वाले ने दूध खरीदा है, वो भी मनी के जरिए से एक्सचेंज करेगा। अंडे वाले ने अंडे खरीदे, वो भी मनी के जरिए एक्सचेंज करेगा। नेक्स्ट, यूनिट ऑफ अकाउंट। पहले मुश्किल होता था स्टैंडर्ड मेजर डिसाइड करना कि एक्सचेंज जो है सेल परचेज है किस रेशो से होगी। अब बहुत आसान है। क्यों? अब हर चीज की प्राइस को इन टर्म्स ऑफ मनी कैलकुलेट किया जा सकता है। अब आप बाजार में जाते हैं, आपको जो भी चीजें फॉर सेल नजर आती है उनके साथ टैग लगा होता है, ये चीज इस प्राइस की है, ये चीज इस प्राइस की है। बार्टर सिस्टम में तो टैग नहीं लगे होते थे। क्यों नहीं लगे? तो उधर मनी का कंसेप्ट ही नहीं था। तो यहां पे हमारा यूनिट ऑफ अकाउंट। यूनिट ऑफ अकाउंट का मतलब क्या है? हर चीज को मेजर किया जा सकता है एक ही चीज के अगेंस्ट में। किसके? हर चीज की वैल्यू को काउंट फॉर किया जा सकता है, मेजर किया जा सकता है एक ही चीज के अगेंस्ट। किसके? मनी के अगेंस्ट। यानी ये एक तरह से मीडियम ऑफ एक्सचेंज भी, एक्सचेंज में भी यूज हो रहा है, और दूसरा हर चीज की वैल्यू भी इसके अगेंस्ट में कैलकुलेट हो रही है। तीसरा, स्टोर ऑफ वैल्यू और वेल्थ। भाई अब वेल्थ को, वैल्यू को स्टोर करना बहुत आसान है। ठीक है, आप साल हर साल तक पैसे स्टोर कर सकते हैं। आपने जो मेहनत की है, अगर आपने अपनी करंट नीड से ज्यादा पैसे अर्न कर लिए और आप चाहते हैं कि फ्यूचर नीड्स के लिए सेव कर लें, अभी सेव कर सकते हैं। पुराने जमाने में नहीं कर सकते थे, उधर कोई स्टोरेज सेविंग का कंसेप्ट नहीं था। लैक ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ गुड्स। पुराने जमाने में अगर गुड्स हैं, आपने एक्सचेंज करना है तो पूरी की पूरी गुड को एक्सचेंज करना पड़ता था। अब चूंकि पैसे हैं तो आप इसको पार्शली भी बेसिस पे एक्सचेंज कर सकते हैं। इवन आप उधार पे भी चीजें खरीद सकते हैं। बार्टर सिस्टम में उधार का कंसेप्ट नहीं था, अब यहां पे उधार का कंसेप्ट भी है। डेफर्ड पेमेंट पे चीजें खरीद सकते हैं। तो ये फंक्शंस क्या है मनी के? सबसे बड़ा फंक्शन क्या मनी का? मीडियम ऑफ एक्सचेंज। फिर यूनिट ऑफ अकाउंट। मीडियम ऑफ एक्सचेंज का मतलब क्या है? एक चीज को दूसरी चीज के बदले में खरीदा जा सकता है। हर चीज को मनी के साथ एक्सचेंज किया जा सकता है। यूनिट ऑफ अकाउंट का मतलब क्या है? हर चीज की कीमत को भी एक सिंगल यूनिट के अगेंस्ट में कैलकुलेट किया जा सकता है। वरना पिछले जमाने में अगर फर्ज कीजिए कोई बंदा, किसी के पास दूध है, वो अंडे खरीदने आया है, उसकी वैल्यूएशन डिफरेंट तरीके से होगी। फर्ज कीजिए कोई दूसरा बंदा, उसके पास जूते हैं, वो अंडे खरीदने के लिए आया है, जूतों के साथ अंडों की वैल्यूएशन डिफरेंट होगी। इसी तरह जितनी चीजें हैं, हर चीज के हिसाब से वो पता चले कि अंडे की कीमत जो है वो 50 चीजों के साथ डिफरेंट रेशियोज कैलकुलेट करके लगाई, वो तो बड़ा मुश्किल हो जाएगी ट्रेडिंग। नेक्स्ट, स्टोर ऑफ वैल्यू और वेल्थ। मनी सिस्टम में वैल्यू या वेल्थ को स्टोर करना इजी है, एग्री करते हैं? और मनी सिस्टम में आप ट्रांजैक्शंस की अभी करके पेमेंट्स को डेफर भी कर सकते हैं। कह रहे ये सारे फंक्शंस ऑफ मनी है। सबसे अहम फंक्शन कौन सा वाला? मीडियम ऑफ एक्सचेंज। कहते हैं लेकिन अगर इन्फ्लेशन होगी ना, सारे मनी सिस्टम पे पानी फिर जाएगा। हिला के नहीं, तबाही फिर जाएगी। हाँ जी, तबाही। हाँ बिल्कुल, जैसे उस जिम्बाब्वे में इतनी इन्फ्लेशन थी, ये सही कंसेप्ट समझा रहा हूं, इतनी इन्फ्लेशन थी कि जब आप बस पे सवार होते थे किसी 6, 7, 8, 10 किलोमीटर दूर जाने के लिए, बस पे सवार होते तो किराया कुछ और होता था, जब उतरते थे किराया कुछ और होता था। इतनी ज्यादा इन्फ्लेशन थी। वहां पे लोग बोरियां भर के जाते थे बेकरी की दुकान पे शॉपिंग करने के लिए, 2 अंडे 1 डबल रोटी लेके आते थे, बोरियां भर के जाते थे। ठीक है, क्यों? क्योंकि वहां पे इन्फ्लेशन इतनी ज्यादा, जितनी ज्यादा इन्फ्लेशन होगी ना मनी सिस्टम पे, उतना ही लोगों का रिलायंस एतबार कम होता जाएगा। अब खुद बताइए, अगर इन्फ्लेशन जो है वो ज्यादा हो रही है, हर रोज चीजों की कीमतें बढ़ रही हैं, आप अपने पास कैश रखेंगे? क्या कैश को मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पे यूज करेंगे? नहीं करेंगे। आपको पता है आज जो है
वो चीजों की वैल्यू जो है वो जितनी है, कल चीजों की इसी करेंसी की वैल्यू आधी रह जाएगी। तो अगर मैं कल चीजें खरीदूंगा मुझे आधी मिलेंगी, आज चीजें खरीदो तो आप कहेंगे मनी को छोड़ें चीजें खरीद के रख लेते हैं। लोगों की रिलायंस कम हो जाती है, लोग मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पे यूज नहीं करते, यूनिट ऑफ काउंट के तौर पे मेजर नहीं करते। उन्हें पता है हर गुजरते 1 घंटे, हर गुजरते दिन के साथ चीजों की वैल्यू चेंज हो रही है, तो वो फिर यूनिट ऑफ काउंट के तौर पे भी मनी को यूज नहीं करता। स्टोरेज ऑफ वेल्थ बिल्कुल ही नहीं करेंगे भाई, उन्हें पता है, अभी तो हमें पता है ना कि चले आज हमने फॉर एग्जांपल इस महीने हमने 50,000 कमाया, 40,000 हज किया, 10,000 सेव करें, अगले साल काम आ जाएगी। लेकिन अगर पता हो अगले साल ये 10,000 आज का 10,000 इन्फ्लेशन की वजह से अगले साल 1,000 वैल्यू रह जाएगी, क्या स्टोर करेंगे इसको? बिल्कुल भी नहीं। हम कहेंगे आज ही खा भी लेते हैं, बाद में तो वैल्यू कम हो जानी है। स्टोर ऑफ वैल्यू और वेल्थ के तौर पे भी फिर मनी को यूज नहीं किया जाता। स्टैंडर्ड और डेफर्ड पेमेंट के तौर पे भी यूज नहीं किया जाएगा। क्यों? फर्ज कीजिए आज मैं इन भाई से 1 लाख रुपया उधार लेता हूं और मैं या कोई एक चीज लेता हूं, एक चीज, और मैं कहता हूं 1 लाख रुपया जो है आपको पे करूंगा अब 1 साल के बाद। 1 साल बाद इन्फ्लेशन डबल हो गई, वैल्यू ऑफ मनी कम होगी। अब उस इन्फ्लेशन की वजह से बताइए किसको फायदा है और किसको नुकसान है? जिसने रिसीव करना है उसको नुकसान है, जिसने पे करना है उसको फायदा है। तो ये भाई इन्होंने रिसीव करना है, अगर इन्हें नजर आ रहा हो इकोनॉमी इन्फ्लेशन तेजी से बढ़ रही है, ये मुझे उधार माल बेचेंगे, कहेंगे नहीं साल के बाद मैं आधी वैल्यू की क्यों चीजें लो, पैसे लो, ठीक है, होगा वो 1 लाख रुपया, गिनने में 1 लाख रुपया ही होगा वो, लेकिन उसकी मार्केट में इन्फ्लेशन की वजह से वैल्यू आधी रह गई होगी। ठीक है, आज से 50 साल पहले का जो 1,000 है और आज का 1,000 है, दोनों की वैल्यू में जमीन आसमान का फर्क है। तो इसीलिए मनी को फिर स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट के तौर पे भी यूज नहीं किया जाएगा। कब? जब इन्फ्लेशन होगी। तो फंक्शंस ऑफ मनी क्या है? 4। सबसे अहम क्या है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज, फिर इसके बाद यूनिट ऑफ अकाउंट, फिर स्टोर ऑफ वैल्यू और वेल्थ, फिर स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। इन्फ्लेशन का क्या इंपैक्ट होता है इन सारे फंक्शंस पे? सारे फंक्शंस पे एडवर्स इफेक्ट है। क्लियर हो गया? ये एवोल्यूशन या टाइप्स ऑफ मनी भी समझ आ गए, फंक्शन भी समझ आ गए। अब आते हैं ये थोड़ा सा टेक्निकल कंसेप्ट। डिफरेंट इकोनॉमिस्ट का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है मनी के बारे में? अच्छा बताइए, क्या मनी हमारा एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है? मनी हमारा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन नहीं है। तो इकोनॉमिस्ट इस चीज पे एग्री करते हैं कि इकोनॉमिक सिस्टम में रोल ऑफ मनी क्या है। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ये कहते हैं, क्लासिकल एडम स्मिथ वाले, जो एडम स्मिथ को फॉलो करते हैं, वो कहते हैं मनी से हमारी मार्केट एफिशिएंसी तो इंक्रीज हुई है। भाई कैसे मार्केट एफिशिएंसी इंक्रीज हुई है मनी से? ट्रेड करना आसान है, सेल परचेज करना आसान है, लेकिन इसका एग्रीगेट डिमांड या जीडीपी पे कोई इफेक्ट नहीं है। कोई इफेक्ट नहीं है एग्रीगेट डिमांड या जीडीपी। यानी आप मनी के थ्रू कोई एग्रीगेट डिमांड को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, आप आउटपुट इंक्रीज या डिक्रीज नहीं कर सकते। मनी एक न्यूट्रल चीज है जिसको आप इकोनॉमिक प्लानिंग में इकोनॉमिक एक्टिविटीज को प्लान करने के लिए यूज नहीं कर सकते। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने कहा, क्या कहा? मनी से हमारी मार्केट ट्रांजैक्शंस आसान हुई हैं, लेकिन इसको आप अपनी पॉलिसीज, इकोनॉमिक पॉलिसीज के तौर पे यूज नहीं कर सकते। इसकी वजह से एग्रीगेट डिमांड जीडीपी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कौन कहा गया? क्लासिकल इकोनॉमिस्ट। अब सुने आगे, केन्जियन इकोनॉमिस्ट, इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा नहीं नहीं, हम मनी को इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग में यूज कर सकते हैं। हम मॉनेटरी पॉलिसीज में, मॉनेटरी पॉलिसीज ऐसी पॉलिसीज को कहते हैं
जिसमें सप्लाई ऑफ मनी इंक्रीज या डिक्रीज की जाती है। मॉनेटरी पॉलिसीज किसको कहते हैं? इंक्रीज या डिक्रीज। किस लिए? मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए। इससे मिलता जुलता कंसेप्ट है फिस्कल पॉलिसीज। फिस्कल पॉलिसीज में किसको इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं? फिस्कल पॉलिसी में किसको इंक्रीज डिक्रीज? इनकम एक्सपेंडिचर को नहीं, एक्सपेंडिचर एंड टैक्सेस को। एक्सपेंडिचर एंड टैक्सेस को इंक्रीज डिक्रीज करते हैं। किस लिए? मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए, मैक्रो इक्विलिब्रियम जो है उसको इन्फ्लुएंस करने के लिए, एग्रीगेट डिमांड को इन्फ्लुएंस करने के लिए। फिस्कल पॉलिसी में किसको इंक्रीज डिक्रीज करते हैं? फिस्कल पॉलिसी में एग्रीगेट डिमांड को इंक्रीज डिक्रीज करते हैं। कैसे? स्पेंडिंग और टैक्सेशन के जरिए। मॉनेटरी पॉलिसी में क्या करते हैं? एग्रीगेट डिमांड को इंक्रीज डिक्रीज करते हैं। कैसे? सप्लाई ऑफ मनी के जरिए से। केन्स ने ये कहा, उसने कहा नहीं नहीं, क्लासिकल वाले झूठ बोलते हैं, हम अपने एग्रीगेट डिमांड को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। एग्रीगेट डिमांड को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं तो मतलब जीडीपी को भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। कैसे? सप्लाई ऑफ मनी के जरिए से। अगर हम सप्लाई ऑफ मनी इंक्रीज कर देंगे, गौर से सुनेगा ये थ्योरी, उसने कहा अगर सप्लाई ऑफ मनी इंक्रीज कर देंगे एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगी, लोगों के पास ज्यादा पैसे होंगे, वो चीजें ज्यादा खरीदेंगे। और अगर सप्लाई ऑफ मनी कम कर देंगे, लोगों के पास कम पैसे होंगे, एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी। ये किसने कहा? केन्स ने। केन्स ने क्या कहा कि मनी को हम एग्रीगेट डिमांड और आउटपुट डिटरमिन करने के लिए, इन्फ्लुएंस करने के लिए यूज कर सकते हैं। कैसे यूज कर सकते हैं? मॉनेटरी पॉलिसी के जरिए से। केन्स ने ये कहा। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने क्या कहा था मनी के बारे में? ये न्यूट्रल है, इससे ट्रांजैक्शन तो आसान हुई है लेकिन जीडीपी एग्रीगेट डिमांड को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। केन्स ने क्या कहा? नहीं नहीं कर सकते हैं, सप्लाई ऑफ मनी बढ़ाए मॉनेटरी पॉलिसी के जरिए से। मॉनेटरी पॉलिसी में क्या होता है? सप्लाई ऑफ मनी बढ़ाए, एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगी, सप्लाई ऑफ मनी कम करे, एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी। मॉनेटरी इकोनॉमिस्ट ने क्या कहा? इन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू दिया। उन्होंने कहा सब ठीक है कि सप्लाई ऑफ मनी बढ़ाने से एग्रीगेट डिमांड और आउटपुट को इंक्रीज किया जा सकता है, लेकिन उन्होंने कहा इन शॉर्ट रन, लॉन्ग रन में इन्फ्लेशन इंक्रीज होगी। क्योंकि जब लोगों के पास ज्यादा पैसे आएंगे, लोग ज्यादा खरीदने के लिए मार्केट में जाएंगे, और जब दुकानदार देखेंगे कि अब लोग ज्यादा आ रहे हैं, वो उसी प्राइस पे ज्यादा चीजें नहीं बेचेंगे, वो क्या करेंगे? वो प्राइस ज्यादा कर देंगे। प्राइस, इसीलिए जब लोगों के पास ज्यादा पैसे आते हैं तो प्राइस लेवल बढ़ जाता है। ये किसने कहा? मॉनेटरी इकोनॉमिस्ट ने। तीनों के पॉइंट ऑफ व्यू में फर्क समझ आया आपको? क्लासिकल इकोनॉमिस्ट क्या कहते हैं कि सप्लाई ऑफ मनी बढ़ाएं कम करें कोई फर्क नहीं पड़ता। केन्स क्या कहता था? बढ़ता है, आप सप्लाई ऑफ मनी बढ़ाएं एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगी, सप्लाई ऑफ मनी कम करें एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी। मॉनेटरिस्ट इकोनॉमिस्ट क्या कहते हैं कि शॉर्ट टर्म में एग्रीगेट डिमांड आउटपुट बढ़ेगी लेकिन लॉन्ग टर्म में इन्फ्लेशन ही इंक्रीज होगी। तीनों पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर हुए। अब हमने ये आर्गुमेंट नहीं करना होता कि इनमें से कौन सही है कौन गलत है। आपको पता है इकोनॉमिक साइंस नहीं है कि हम हर जगह पे एक ही थ्योरी सही साबित हो। किसी जगह पे एक थ्योरी सही साबित होती है, किसी जगह पे दूसरी, किसी जगह पे तीसरी। तो हम तीनों को स्टडी करते हैं, सारे पॉइंट ऑफ व्यू। भाई रोल इन इकोनॉमी क्लियर हो गया मनी का। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट
केन्जियन मोनेटिस्ट। नेक्स्ट कंसेप्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मनी। एक अच्छे मनी सिस्टम में, अच्छे मनी में अगर हमने किसी को स्टैंडर्ड बनाना है मनी, उसमें क्या खसूसियात होनी चाहिए? ड्यूरेबल होना चाहिए, ऐसा ड्यूरेबल जैसा मेटेलिक है, बल्कि उससे भी ज्यादा ड्यूरेबल होना चाहिए। डिविजिबिलिटी होनी चाहिए, क्या मतलब? कि आपके पास सिर्फ ये नहीं कि 1000 या 5000 या 10,000 के नोट प्रिंट कर दें, आपने 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए के नोट भी प्रिंट करने हैं, ताकि जो छोटी चीजें खरीदना चाहे उनके लिए भी मनी अवेलेबल हो, जो बड़ी चीजें खरीदना चाहे उनके लिए भी मनी अवेलेबल हो, डिविजिबल हो। ये ना उसकी गवर्नमेंट सिर्फ 5-5 हजार के नोट प्रिंट कर दे, मनी तो वो भी है, लेकिन उससे आप रोजमर्रा की छोटी मोटी चीजें खरीद नहीं सकते। तो डिविजिबिलिटी होनी चाहिए, ट्रांसपोर्टेबिलिटी होनी चाहिए, मतलब इजीली एक जगह से दूसरी जगह ले जा सके आप। ट्रांसपोर्टेबिलिटी, जैसे आप एटीएम कार्ड को ले जाते हैं। नॉन काउंटरफीटेबिलिटी, इसका क्या मतलब है? काउंटरफीटेबिलिटी का मतलब है उसकी नकल छापना। नॉन काउंटरफीटेबिलिटी का मतलब है मनी ऐसी होनी चाहिए कि लोग उसकी नकल ना छाप सके, वरना मार्केट में जाली करेंसी आ जाएगी। फंक्शन, ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मनी क्लियर हुए? अच्छा मुझे बताइए, अगर गवर्नमेंट ने ऐसा नोट छापा कि 3 महीने के बाद उसके सारे रंग उड़ जाते हैं, कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स मिसिंग है? ड्यूरेबिलिटी नहीं है। ठीक है, अगर गवर्नमेंट ये ऐलान कर दे कि आज से 10, 20, 50 और 100 के नोट खत्म, कौन से? डिविजिबिलिटी। और अगर गवर्नमेंट ऐलान कर दे कि करेंसी नोट्स खत्म, सिर्फ कॉइन चलेंगे, 1000 का कॉइन, 5000 का कॉइन, ट्रांसफरेबिलिटी। ठीक है, और अगर गवर्नमेंट जो करेंसी नोट छपवा रही है ये उर्दू बाजार के किसी पब्लिशर से छपवाना शुरू कर दे, नॉन काउंटरफीटेबिलिटी नहीं है। इसका मतलब वो छाप सकता है तो उधर जितनी भी दुकानें कोई भी छाप सकता है। गवर्नमेंट का अपना प्रिंटिंग प्रेस है। हाँ, मैं भी दुकान खोल लूंगा। ये कैरेक्टरिस्टिक्स क्लियर हुए भाई? उसको कह रहे हो क्या मुझे कह रहे हो? अच्छा इसको कह रहे हो, फिर ठीक है जी, क्लियर हो गए कंसेप्ट? 2 मिनट में क्विक रिवीजन कर लेते हैं। बताइए सिस्टम ऑफ ट्रेड दुनिया में कितने हैं? 2, बार्टर सिस्टम, मनी सिस्टम। बार्टर सिस्टम में जो एज मनी यूज करते, जो बार्टर सिस्टम में ट्रांजैक्शन होती थी, प्रॉब्लम्स क्या है इनमें? लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ फंड्स, और क्या प्रॉब्लम है? लैक ऑफ स्टोरिंग ऑफ वेल्थ, और लैक ऑफ स्टैंडर्ड रेशियो टू डिसाइड रेट ऑफ एक्सचेंज, लैक ऑफ डिविजिबिलिटी। मनी सिस्टम में 2 बड़े सिस्टम कौन से हैं? कमोडिटी मनी, फिएट मनी। कमोडिटी में भैया बात सुन ले भैया, कमोडिटी मनी और फिएट मनी में फर्क क्या है? कमोडिटी मनी की अपनी इटसेल्फ इंट्रिंसिक वैल्यू भी होती है, फिएट मनी की अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू कोई नहीं होती, गवर्नमेंट ऑर्डर की वजह से चलता है। कमोडिटी मनी में किसी भी कमोडिटी को मनी के तौर पे यूज कर सकते हैं, लेकिन बाय द पैसेज ऑफ टाइम ये रिस्ट्रिक्ट हो गया कंसेप्ट सिर्फ मेटेलिक मनी तक। और फिर इसके बाद मेटेलिक मनी के बाद नेक्स्ट कंसेप्ट है कमोडिटी बैक्ड मनी में। इसमें चलते करेंसी नोट्स है, लेकिन बैक एंड पे गोल्ड वगैरह कोई रखा जाता है मेटल को, ताकि बाद में अगर कोई भी एक्सचेंज कराना चाहे उसको एक्सचेंज कर सके। फिएट मनी में पेपर मनी यूज की जाती है। फिएट मनी में और कमोडिटी बैक्ड मनी में फर्क क्या है? कमोडिटी बैक्ड मनी में बैक एंड पे कोई ना कोई मेटल रखा जाएगा रिजर्व के तौर पे, जबकि फिएट मनी, पेपर मनी में के रिजर्व के तौर पे कोई मेटल नहीं रखा जाता। और बैंक मनी का कंसेप्ट क्या है? कि ये जो बैंकिंग चैनल के थ्रू ट्रांजैक्शन होती है, जैसे एटीएम, जैसे इलेक्ट्रॉनिक इजी पैसा, जायज कैश वगैरह, ऑनलाइन बैंकिंग। मनी के फंक्शंस क्या है? 4 फंक्शन। सबसे अहम क्या है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज, फिर इसके बाद यूनिट ऑफ अकाउंट, स्टोर ऑफ वैल्यू और वेल्थ, और स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। इन्फ्लेशन किस वाले फंक्शन को डिस्टर्ब करेगी? सबको डिस्टर्ब करेगी। रोल, मनी का रोल इन इकोनॉमी, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट क्या कहते हैं? नो रोल, न्यूट्रल है। केन्जियन क्या कहते हैं? रोल है, सप्लाई ऑफ मनी बढ़ाए एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी। और मोनेटिस्ट इकोनॉमिस्ट क्या कहते हैं?
सप्लाई बढ़ाएंगे शॉर्ट टर्म में तो आउटपुट एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में इन्फ्लेशन होगी। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मनी क्या है? एक अच्छे मनी जो हम प्रिंट करना चाहते हैं, क्या करेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए? ड्यूरेबिलिटी, डिविजिबिलिटी, ट्रांसपोर्टेबिलिटी, नॉन काउंटरफिटेबिलिटी। जी आज का लेक्चर यहाँ पे एंड।